डीमन स्लेयर तुम में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं योरिची के बारे में। एक ऐसा बंदा जिससे अपर मून 1 क्या मुजान की बुत्सुची भी काफी ज्यादा डरता था। तो आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ योरिची सुगीकुनी के बारे में। आखिर ये बंदा था कौन और कैसे इसने मुजान की बुत्सुची को पूरी तरह से मार ही दिया था। तो योरिची सुगीकुनी के बारे में हम लोगों को अपर मून 1 की फाइट के बीच में बताया जाता है, जो कि अपर मून 1 कोकुशिबो सोच रहा होता है जब उसको सारे डीमन हंटर्स ने पकड़ लिया होता है। उसको डीमन हंटर्स ने कैसे पकड़ लिया होता है इसके बारे में तो हम फिर कभी बात करेंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं योरिची के बारे में। तो ये सब स्टार्ट होता है जब सुगीकुनी फैमिली में ट्विंस पैदा होते हैं, और उस टाइम पर ट्विंस का होना काफी ज्यादा अपशगुन माना जाता है। बेसिकली उस फैमिली के लोग ये मानते हैं कि जब भी ट्विंस पैदा होते हैं तो उनके बीच हो सकता है फाइट हो आगे चल के उनकी पुश्तैनी जमीन वगैरह को लेकर के। और अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो ट्विंस कौन कौन थे। तो अपर मून 1 जिसका असली नाम मिचिकात्सु होता है, वो यही सोच के कह रहा होता है कि मेरा भाई जो कि मेरे से ही जुड़वा होता है, उसके बचपन से ही एक मार्क था जिसकी वजह से लोग उसको श्रापित मानते थे। और उसका मार्क देखते ही उसके फादर ने उसको मारने का ऑर्डर दे दिया था। पर ये वाला ऑर्डर उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो साफ मना कर देती है कि हम इस बच्चे को नहीं मरवाएंगे। तो उनकी माँ के इस डिसीजन पर वो लोग एग्री तो कर लेते हैं, लेकिन ट्विन ब्रदर्स होने के बाद भी इन दोनों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। मिचिकात्सु जिसके कोई भी बर्थ मार्क नहीं होता है उसको बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जाता है। वहीं पर ही योरिची जिसके मार्क होता है उसको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। इनकी पढ़ाई, घर, इवन कपड़ों तक को भी अलग कर दिया जाता है। और योरिची को उसके घर में कोई भी पसंद नहीं करता था क्योंकि वो एक बर्थ मार्क के साथ पैदा हुआ था, लेकिन वो हमेशा अपनी माँ के साथ रहता था और हमेशा उनकी लेफ्ट साइड से चिपका हुआ रहता था, जैसे कि वो उनको बहुत ज्यादा प्यार करता है और कभी भी अपनी माँ की लेफ्ट साइड को बिल्कुल नहीं छोड़ता था। और ऐसा नहीं था कि मिचिकात्सु यानी कि अपर मून 1 अपने भाई को प्यार नहीं करता था। वो काफी ज्यादा उससे लगाव तो रखता था, लेकिन अपने बाप के जाने के बाद में, यानी कि वो कभी भी ये नहीं चाहता था कि उसका बाप उसको केयर करते हुए देखे। तो ऐसे ही एक दिन जब उसके बाप ने योरिची को एक कमरे में बंद कर दिया था, तब मिचिकात्सु ने जाके उसको अपनी एक फ्लूट दी जो कि उसने अपने भाई के लिए बनाई थी। लेकिन योरिची के बारे में सब लोगों को एक बात बहुत ही ज्यादा खटकती थी, वो ये थी कि जब से वो पैदा हुआ था उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला था, इवन अपनी माँ से भी कुछ नहीं बोलता था वो। और जब पूरे 7 साल ऐसे हो गए तो लोगों को लगने लगा कि शायद वो बहरा है, वो कुछ भी नहीं सुन सकता, इसकी वजह से वो कुछ बात ही नहीं करता है किसी से। और आज तक किसी ने उसको हंसते हुए भी नहीं देखा था। ये सब सोचने के बाद मिचिकात्सु अपनी ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। और जब मिचिकात्सु अपनी ट्रेनिंग कर ही रहा होता है तभी योरिची उसके पीछे से आकर कहता है कि ब्रदर, क्या तुम्हारा सपना है सबसे ग्रेटेस्ट सामुराई बनने का पूरी दुनिया में? और लिटरली ये पहली बार होता है जब मिचिकात्सु यानी कि अपर मून 1 अपने भाई को बात करते हुए सुनता है, और वो इतनी अच्छे से बोलता है कि उसके हाथ से उसकी स्टिकी छूट जाती है। और जब उसके हाथ से उसकी तलवार छूटती है तो वो अपने भाई की तरफ यानी कि योरिची की तरफ देखता है, और वो देखता है योरिची उसको देख करके मुस्कुरा रहा होता है। और योरिची को ऐसे हंसते हुए देख करके वो अपने मन में कहता है कितना डिस्गस्टिंग है। वो सोचता है कि एक सामुराई अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके अपनी फाइट करता है। एक ऐसा बच्चा जो कभी भी अपनी माँ की साइड नहीं छोड़ता है, वो कैसे एक सामुराई बन सकता है? तो सुगीकुनी फैमिली में काफी ज्यादा ट्रेनर्स थे जो कि मिचिकात्सु को उसकी स्वॉर्ड के लिए हेल्प करते थे और उसको ट्रेन करते थे। तो योरिची भी एक दिन वहां पर जाकर कहता है कि मुझे भी सीखनी है, और इसी बात की जिद करता रहता है। तो वहां का एक सबऑर्डिनेट उससे कहता है ठीक है, तुम ट्राई कर सकते हो। तो वो सबऑर्डिनेट योरिची को एक स्वॉर्ड दे देता है और उसको बेसिक इंस्ट्रक्शन सिखा देता है कि तुम्हें ऐसे स्वॉर्ड को पकड़ना होता है और इस तरह से ये स्विंग होती है। और योरिची यहाँ पर पहली बार अपनी जिंदगी में एक स्वॉर्ड को पकड़ता है और उसको काफी ज्यादा अमेज्ड फील होता है। और जैसे ही वो ट्रेनर अपनी स्वॉर्ड को लिफ्ट करता है, वैसे ही योरिची भी अपनी स्वॉर्ड को लिफ्ट करता है और अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और योरिची उस ट्रेनर के पैर पर अटैक करके उसको गिरा देता है। और ये देख करके मिचिकात्सु यानी कि अपर मून 1 बिल्कुल शॉक हो जाता है कि जिस बच्चे ने कभी भी अपनी एक स्वॉर्ड भी नहीं टच करी थी, उसने एक ट्रेनर को सिर्फ बेसिक इंस्ट्रक्शन से ही कैसे हरा दिया। वो कहता है मैंने कभी भी सबऑर्डिनेट की बॉडी तक को टच नहीं किया था और इसने तो सबऑर्डिनेट को पूरी तरह से हरा दिया। और वो ट्रेनर वहीं पर ही बेहोश हो जाता है क्योंकि योरिची ने उसको 4 स्ट्राइक कंटिन्यूअसली किया हुआ होता है, वो भी बिना पलक झपकाए हुए। लेकिन जब उस ट्रेनर को होश आता है तो उसके काफी गहरी चोट लगी हुई होती है, जिसको देख करके योरिची कहता है कि मैं कभी भी अब स्वॉर्ड को नहीं उठाऊंगा। उसको इतना बुरा लगता है कि वो कह देता है कि वो सामुराई बनने का सपना भी छोड़ देता है। लेकिन मिचिकात्सु काफी ज्यादा क्यूरियस होता है कि योरिची ने उसको कैसे हरा दिया। तो वो उससे जाकर के पूछता है कि भाई तुमने उसको कैसे हरा दिया, कोई सीक्रेट था क्या, मुझे भी बता दो। तो इस बात के रिप्लाई में योरिची कहता है कि तुम्हारा जो ओपोनेंट होता है उसके जो लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं जब भी वो स्ट्राइक करने वाला होता है, तो तुम्हें बस उसकी बोन मूवमेंट्स को ही देखना होता है कि वो किस तरफ से अटैक करने वाला है। इसके बाद तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा कि तुम्हें किस तरफ से अटैक करना है। ये सुनने के बाद मिचिकात्सु को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या कह रहा है। उसको लिटरली काफी ज्यादा टाइम लग जाता है ये समझने के लिए कि आखिर उसके भाई ने कहा क्या। लेकिन थोड़े टाइम बाद उसको पता चल जाता है कि योरिची जो है वो लिविंग क्रिएचर्स की बॉडी के अंदर भी देख सकता है, यानी कि लंग्स, ऑर्गन्स, सब कुछ देख सकता है। और फिर मिचिकात्सु को समझ में आता है कि योरिची के पास बर्थ मार्क के अलावा स्पेशल विजन भी है। उसके बाद वो सोचता है कि जिस लड़के को कोई भी पसंद नहीं करता वो हमारी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसके बाद वो कहता है कि ऐसा टैलेंट
ऐसे बंदे को मिलना चाहिए जो कि सच में डिजर्व करता हो, ना कि योरिची जैसे किसी बोरिंग बंदे को जिसने आज तक कभी भी किसी के ऊपर स्वॉर्ड नहीं उठाई है। काश कि ऐसा होता कि एक अच्छा टैलेंट किसी डिजर्विंग बंदे को ही मिलता। और ये सोचने के बाद वो योरिची से काफी ज्यादा जलने लगता है। लेकिन तभी उनकी फैमिली में ये बात फैलने लगती है कि योरिची ने उनके ट्रेनर को हरा दिया है, जिसकी वजह से मिचिकात्सु काफी ज्यादा इनसिक्योर हो जाता है। और जब वो सोने जाता है तो वो सोचता है कि योरिची अब मेरा कॉम्पिटिटर बन चुका है और अब हो सकता है मुझे ही उस कमरे में जाना पड़े जहाँ पर पहले योरिची रहता था। और हो सकता है ये लोग मुझे 10 साल का होते ही एक टेम्पल में भेज दें और योरिची को एक सामुराई बना दें। और अगर ऐसा हुआ तो मेरा सामुराई बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। वो इतना सोच ही रहा होता है कि तभी उसके गेट पर खटखट होती है और उसको आवाज आती है, ब्रदर। ये सुनते ही वो एकदम उठ जाता है कि कौन है। और जैसे ही वो गेट खोलता है वो सामने देखता है कि योरिची वहां पर बैठा हुआ है और वो उससे कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं अभी तुम्हें सारी बात नहीं बता सकता। अगर तुम्हें सारी बात जाननी है तो ईटो, जो कि उनकी रिटेनर होती है, उससे जाके पूछ सकते हो। और योरिची कहता है, मैं अभी के अभी टेम्पल के लिए निकल रहा हूँ। ये सुनते ही मिचिकात्सु भी कहता है, जा रहे हो? वो भी अभी, इस वक्त? क्योंकि उस टाइम पर रात के 3 बज रहे होते हैं। तो वो भी शॉक हो जाता है कि इस टाइम पर ये जाएगा कहाँ। लेकिन योरिची कहता है, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया था और इस फ्लूट के लिए भी थैंक यू। ये देखकर मिचिकात्सु भी कहता है, फ्लूट? और उस फ्लूट को देख करके मिचिकात्सु काफी ज्यादा इमोशनल टाइप का हो जाता है, क्योंकि ये फ्लूट उसने योरिची को काफी टाइम पहले दी होती है और वो फ्लूट इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं होती कि कोई बंदा उसको अपने पास रखे। लेकिन तब भी योरिची उसको अपने पास में रखता है और कहता है कि वो हमेशा उसको अपने दिल के पास रखेगा। तभी योरिची अपने भाई को गुड बाय कह देता है और वहां से चला जाता है। तभी मिचिकात्सु जाता है अपनी माँ की डायरी पढ़ने के लिए और उस डायरी को पढ़ने के बाद वो समझ जाता है कि योरिची को पता चल चुका था कि वो आगे चल के सक्सेसर बनने वाला है। इसकी वजह से वो घर छोड़कर टेम्पल की तरफ निकल जाता है। और मिचिकात्सु को ये भी पता चल जाता है कि योरिची को उनकी माँ की डिजीज के बारे में पता था, यानी कि उनकी माँ जो थी काफी ज्यादा बीमार थी और अपने फाइनल डेज में चल रही थी। उनकी बॉडी की जो लेफ्ट साइड थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और जैसे ही मिचिकात्सु ये पढ़ता है कि उसकी माँ की लेफ्ट साइड की बॉडी खराब हो चुकी थी, तब उसको समझ में आता है कि योरिची अपनी माँ के लेफ्ट साइड में ही क्यों रहता था हमेशा। उसको समझ में आता है वो हमेशा से अपनी माँ को सपोर्ट कर रहा होता है, क्योंकि उसकी माँ की लेफ्ट साइड की बॉडी काम नहीं कर रही होती है तो वो अपनी माँ की बॉडी को सपोर्ट करता था। और ये सब पढ़ने के बाद मिचिकात्सु को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसके अगले दिन योरिची के पापा योरिची को ढूंढने के लिए काफी सारे सबऑर्डिनेट भेज देते हैं टेम्पल वगैरह में, जहाँ पर उनको लगता है कि योरिची हो सकता है। लेकिन योरिची कभी फिर वापस नहीं आता। सब लोगों को ऐसा लगने लगता है कि शायद योरिची मर चुका है। और इस बात को मिचिकात्सु सुन लेता है और कहता है अपने मन में कि जो भी हुआ बुरा हुआ, लेकिन मेरी यही विश थी और अच्छा हुआ ये विश पूरी हो गई। इसके बाद मिचिकात्सु अपनी जिंदगी के 10 साल काफी पीसफुल तरीके से बिताता है। वो शादी कर लेता है और उसका एक बच्चा भी हो जाता है। उसकी लाइफ बढ़िया चली रही होती है। लेकिन एक दिन वो जंगल में जाता है लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए, तभी वहां पर उसके ऊपर एक डीमन अटैक कर देता है और उस डीमन से बचने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी एकदम लाइट की स्पीड से एक बंदा आता है और उस डीमन की गर्दन काट देता है। मिचिकात्सु कुछ समझ पाए इससे पहले एक आवाज आती है, मुझे माफ कर देना भाई। और मिचिकात्सु जब अपनी आंख खोल के सही से देखता है तो उसको दिखाई देता है कि सामने योरिची होता है, जो कि उसका भाई होता है, वो भी 10 साल के बाद। अब तुम्हें से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि योरिची, जो बंदा कभी सामुराई नहीं बनना चाहता था, जो कभी एक स्वॉर्ड ही नहीं उठाना चाहता था, वो एकदम से डीमन हंटर कैसे कन्वर्ट हो गया। इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें वीडियो के एंड में दूंगा, तो वीडियो में बने रहना। अभी हम लोग बात करने वाले हैं मिचिकात्सु के बारे में कि वो डीमन कैसे कन्वर्ट होता है। फिर हम लोग बताएंगे कि योरिची डीमन हंटर कैसे बनता है। तो जब मिचिकात्सु को पता लगता है कि योरिची एक डीमन हंटर बन चुका है और वो डीमंस को मारता है, तो उसको भी एक डीमन हंटर बनने की चुल मच जाती है और वो अपनी फैमिली को छोड़ देता है सिर्फ एक डीमन हंटर बनने के लिए और योरिची के साथ चला जाता है। फिर उसके बाद योरिची मिचिकात्सु को ट्रेन करना स्टार्ट कर देता है। वो उसको अपनी सारी टेक्निक सिखा देता है जो भी वो स्वॉर्ड्स में जानता होता है। लेकिन उसके बाद भी मिचिकात्सु योरिची की तरह सन ब्रीदिंग नहीं सीख पाता। और लेट मी टेल यू वन थिंग, इस टाइम तक कोई भी डीमन हंटर में ऐसा नहीं था जो ब्रीथ स्टाइल यूज कर सके। लेकिन मिचिकात्सु ये सोचता है कि अगर वो योरिची की तरह ट्रेनिंग स्टार्ट कर दे तो शायद से वो भी सन ब्रीदिंग सीख सके। लेकिन मिचिकात्सु अनफॉर्चुनेटली कभी भी सन ब्रीदिंग नहीं सीख पाया। उसने योरिची की तरह काफी ज्यादा ट्रेन किया था। उसकी वजह से उसने एक नई ब्रीथ स्टाइल को डेवलप किया जिसका नाम उसने रखा ब्रीथ ऑफ मून। और तुमने डीमन स्लेयर में ये भी देखा होगा कि कुछ स्वॉर्ड्समैन होते हैं जो कि अपने अंदर मार्क डेवलप कर लेते हैं एक फाइट के दौरान में। तो वैसे ही यहाँ पर होना स्टार्ट हो गया था। जितने भी हाशिरा और पिलर्स थे उनके भी मार्क यहाँ पर डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन कुछ सालों के बाद वो लोग भी धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो गए एक्सेप्ट योरिची। और धीरे धीरे डीमन स्लेयर का दौर खत्म होने लगा। डीमन स्लेयर के ऊपर भारी पड़ने लगे और मार्क पीपल को ऐसे मरते हुए देखकर मिचिकात्सु भी ये सोचने लगा कि उसका एंड अप नजदीक आ चुका है, अब उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ये सब सोचते हुए वो काफी उदास होकर जा ही रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, तो तुम एक डीमन क्यों नहीं बन जाते? अगर तुम एक डीमन बन जाओगे तो तुम हमेशा जिंदा रह सकते हो।
तो क्या कहते हो, तुम्हें अपनी किस्मत को चुनने का मौका मिल रहा है जो कि दूसरे स्वार्ड्समैन को नहीं मिलता। और मिचिकात्सु जब देखता है तो उसको पता चलता है कि उसके सामने मुजान किबुत्सुची खड़ा हुआ है और वो इस टाइम पर योरिची को इतना ज्यादा डेस्परेटली हराने की नीड में होता है कि वो मुजान का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और एक डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मिचिकात्सु कैसे अपर मून 1 बनता है ये तो हम लोगों को पता चल चुका है, लेकिन योरिची एक डीमन हंटर कैसे बनता है अब मैं तुम लोगों को ये बताने वाला हूँ। तो तुम लोगों को याद होगा मैंने तुम लोगों को बताया था कि योरिची अपना घर छोड़ करके भाग जाता है, लेकिन वो कहाँ पर जाता है अब मैं तुम लोगों को पूरे अच्छे तरीके से बताता हूँ। तो योरिची अपना घर छोड़ करके जैसे ही जाता है तो लिटरली वो 5 से 6 दिन सिर्फ भागता ही रहता है। उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि कहाँ पर जाना है, लेकिन वो कभी भी एक सक्सेसर नहीं बनना चाहता था और स्वॉर्ड्समैन नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो सिर्फ भागता ही रहता है। लेकिन तभी जब वो एक जंगल से गुजर रहा होता है उसको एक लड़की दिखाई देती है जो कि बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती है और वहीं पर ही खड़ी हुई होती है। और उस लड़की को ऐसे खड़े हुए देखकर योरिची उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसके रिस्पॉन्ड में वो लड़की कहती है कि मेरी एक पूरी फैमिली एक डिजीज की वजह से मारी जा चुकी है और मेरा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और उस लड़की के हाथ में एक बाल्टी होती है जिसके अंदर टेडपोल्स होते हैं और जैसे ही सन धीरे धीरे नीचे आने लगता है वो उस बाल्टी से उस टेडपोल्स को उस खेत के अंदर डाल देती है। इसके रिस्पॉन्ड में योरिची कहता है कि तुम उनको घर नहीं लेके जाओगी। तो उस पर लड़की कहती है कि मैं नहीं लेके जाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता जब भी कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से अलग होता है। ये सुनने के बाद योरिची काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो उस लड़की से कहता है कि तुम मुझे क्यों नहीं घर ले जाती फिर। और ये सुनते ही वो लड़की एकदम पलटती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो अपने घर चले जाते हैं। और फिर योरिची को पता चलता है कि उस लड़की का नाम यूटा है और फिर वो दोनों साथ में रहना स्टार्ट कर देते हैं। और ये एक रात योरिची यूटा को बताता है कि वो लिविंग क्रिएचर्स के आर पार देख सकता है, यानी कि उनके अंदर क्या ऑर्गन्स हैं उनको भी देख सकता है। तो इसके रिस्पॉन्ड में यूटा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उसके बाद योरिची को पता चलता है कि हर ह्यूमन बींग्स उसकी तरह नहीं देख सकता। और धीरे धीरे यूटा और योरिची की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जाती है। वो हमेशा अपना हाथ पकड़ के चलते थे जब भी किसी जंगल से जा रहे होते थे और जब भी कभी वुड कलेक्ट करने जा रहे होते थे। वो आपस में बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे और 10 साल के बाद वो आपस में शादी कर लेते हैं और हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि यूटा अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ पर है। इसी की वजह से योरिची डॉक्टर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो प्लान करता है कि सन छुपने से पहले वो अपनी बीवी के लिए एक डॉक्टर को लेकर के आ जाएगा, लेकिन रास्ते से जाते हुए उसको एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और जब वो अपनी विजन से उस आदमी को देखता है तो उसको पता चलता है कि उसकी हार्ट की कंडीशन ज्यादा सही नहीं है और उसका बेटा मरने की हालत पे है, इसलिए वो 3 महीने से सिर्फ डॉक्टर ही ढूंढ रहा है और बिल्कुल मरने की हालत पे आ चुका है। तो फिर योरिची सोचता है कि पहले वो उस बूढ़े आदमी की मदद करेगा, उसके बाद अपनी बीवी के लिए एक डॉक्टर ढूंढेगा। तो वो किसी तरह से उस बूढ़े आदमी को उसके बेटे तक तो पहुंचा देता है, लेकिन उस टाइम तक रात हो चुकी होती है। तो रात होते ही योरिची अपने घर की तरफ निकल जाता है और जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचता है और गेट खोलता है वो सामने देखता है कि यूटा मारी जा चुकी है, वो भी उस बच्चे के साथ में जो कि उसके पेट में था। और ये देखने के बाद योरिची काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लिटरली वो वहां से हिल भी नहीं पाता, सिर्फ अपनी बीवी की लाश को अपने हाथ में लिए हुए 10 दिनों तक वहीं पर ही बैठा रहता है। तभी वहां पर एक डीमन हंटर आ जाता है और वो डीमन हंटर योरिची को कहता है वो एक डीमन का पीछा कर रहा था और उसी ने योरिची को बीवी को मार दिया है। और वो योरिची से कहता है कि तुम अपनी बीवी को पूरी रिस्पेक्ट के साथ बरी कर देना चाहिए, यानी कि अंतिम संस्कार अपनी बीवी का कर देना चाहिए। इसके बाद योरिची सोच रहा होता है कि मेरा सिर्फ एक ही सपना था कि मेरी एक छोटी सी फैमिली हो, हम लोग एक छोटे से घर में रहें और मैं अपने बच्चे और बीवी के साथ में सोया करूं और हमारे बीच इतनी डिस्टेंस हो कि मैं अपनी बीवी और बच्चे का हाथ पकड़ सकूं जब भी मेरा मन करे और मैं जब चाहूं उन दोनों के फेसेस को देख सकूं। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि योरिची ने अपनी बीवी को यानी कि ऊटा को बरी कर दिया है और वो उस डीमन हंटर से कहता है कि क्या मेरे लिए ये सपना काफी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद ये सब सच नहीं हो पाया क्योंकि इस दुनिया में डीमंस एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो एक डीमन हंटर बनेगा और इस दुनिया से डीमंस का खात्मा करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डीमन स्लेयर कॉर्प में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था, इवन हाशिरा भी नहीं थे जो कि ब्रीदिंग स्टाइल का यूज कर सकें। जैसे ही योरिची को ये बात पता चलती है, योरिची सारे हाशिरा और पिलर्स को अपना ब्रीदिंग स्टाइल सिखाना स्टार्ट कर देता है और हाशिरा और पिलर इतने ज्यादा स्मार्ट होते ही हैं कि वो कोई भी टेक्निक सीख सकते हैं, तो उन्होंने आसानी से ब्रीदिंग स्टाइल सीख ली और अपनी अपनी नई फॉर्म्स डेवलप कर ली। किसी ने वाटर सीख लिया तो किसी ने मिस्ट। और इसके बाद सारे हाशिराज और डीमन स्लेयर कॉर्प की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसके बाद धीरे धीरे डीमंस मरने लगे। तभी योरिची एक जंगल से जा ही रहा होता है, तभी उसको मिचिकात्सु दिखता है कि वो एक डीमन से अटैक हो चुका है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और उस डीमन को मार देता है। उसके बाद मिचिकात्सु भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन एक रात योरिची जब अपने रास्ते से जा ही रहा होता है तभी उसका सामना एक डीमन से होता है जो कि एक फीमेल डीमन के साथ में होता है और जैसे ही योरिची उस डीमन को देखता है वो समझ जाता है कि उसका जन्म इस डीमन को मारने के लिए ही होता है और वो डीमन और कोई नहीं
मुजान किबुत्सुची ही होता है। योरिची मुजान को देखते ही समझ जाता है कि ये बाकी सारे डीमन से बिल्कुल अलग है, इसके अंदर काफी ज्यादा पावर भरी हुई है। और वो ये सोच ही रहा होता है, इतने में मुजान अपने हाथों को बढ़ा करके उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और लेट मी टेल यू, उसके हाथ जो होते हैं वो लिटरली तलवार की तरह होते हैं। और ये बात योरिची को तब समझ में आती है जब वो उसके अटैक को डॉज तो कर देता है, पर उसको पीछे के बम्बू कटने की आवाज भी सुनाई दे जाती है कि वो इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि पीछे के बम्बू भी एक झटके में काटे जा सकते हैं। इसके बाद योरिची कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार गूज बम्प्स को एक्सपीरियंस किया था। इसके बाद योरिची अपने स्पेशल विजन की वजह से मुजान के बॉडी के अंदर देखता है और वो समझ जाता है कि मुजान के अंदर 5 ब्रेन्स और 7 हार्ट्स हैं। और यहाँ पर योरिची को पता चल जाता है कि कहाँ पर अटैक करने से मुजान को ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो वो यहाँ पर अपनी एक नई स्वॉर्ड की टेक्निक को परफेक्ट कर लेता है और अपनी सन ब्रीदिंग से एक ही स्लाइस में मुजान को इतनी ज्यादा चोट पहुंचा देता है कि आज तक किसी भी डीमन हंटर ने नहीं पहुंचाई होगी। मुजान के दोनों हाथ और गर्दन सब कुछ कट ही चुका होता है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने हाथों से अपनी गर्दन को बचाकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड वे में बैठा हुआ होता है और वो रीजनरेट ही नहीं कर पा रहा होता है। और योरिची ने इस टाइम पर एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक को परफेक्ट कर लिया होता है। उसका जो स्वॉर्ड होती है वो भी रेड में कन्वर्ट हो चुकी होती है। और अगर तुम लोगों को नहीं पता स्वॉर्ड का रेड होना किस बात का साइन है, तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। अगर स्वॉर्ड रेड हो जाती है इसका मतलब वो हर डीमन के ऊपर अटैक कर सकते हैं। अगर स्वॉर्ड रेड हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि उस डीमन हंटर ने एक नई टेक्निक को परफेक्ट कर लिया है और वो किसी भी डीमन पे अटैक करेंगे तो वो डेफिनेटली उस डीमन को नेक तक से स्लाइस कर सकते हैं। और यहाँ पर योरिची चाहता तो मुजान को एक झटके में वापस से मार सकता था, लेकिन वो उससे कुछ पूछना चाहता है, इसलिए वो उसको नहीं मारता और उससे पूछता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग जिंदा रहना क्या होता है। इसके रिस्पॉन्ड में मुजान उससे कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ उसकी तरफ देखता रहता है। और यहाँ पर मुजान का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका होता है, जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका है। और योरिची यहाँ पर समझ जाता है कि उसकी आवाज मुजान तक नहीं जा रही है। और योरिची जैसे ही उस फीमेल डीमन को देखता है, वो देखता है कि वो फीमेल डीमन काफी ज्यादा डरी हुई है और वो सिर्फ मुजान की तरफ देख रही है और इतनी ज्यादा डर चुकी है कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही है। इसके बाद योरिची डिसाइड करता है कि वो पहले मुजान को मारेगा, उसके बाद में उस फीमेल डीमन को मारेगा। लेकिन तभी उसके बाद वो एक आवाज सुनता है जो कि मुजान के दांत घिसने की आवाज होती है। और उसके बाद मुजान अपनी पूरी बॉडी को मानो एक्सप्लोड कर देता है और मुजान की बॉडी के 1800 चिथड़े हो जाते हैं और उसमें से भी योरिची 1500 चिथड़ों को पूरी तरह से काट डालता है। इसके बाद योरिची उस फीमेल डीमन को देखता है, लेकिन वो डीमन वहीं पर ही बैठी हुई होती है अपना सर पकड़ के और वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे, तुमने अपनी नेक की वीकनेस को भी ओवरकम कर लिया था। और अचानक से ही फिर वो चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम्हें मर जाना चाहिए था, घटिया आदमी मुजान किबुत्सुची। और उसके बाद योरिची उसके पास आकर के बैठता है। तभी वो फीमेल डीमन कहती है कि मैं मर क्यों नहीं रही हूँ, मुझे तो इस टाइम तक मर जाना चाहिए था। और फिर वो फीमेल डीमन योरिची को बताती है कि उसने जिसको अभी हराया वो मुजान किबुत्सुची था, जिसने सारे डीमंस को बनाया है और वो अब दोबारा कभी नहीं दिखाई देगा जब तक योरिची जिंदा है। उसके बाद वो फीमेल डीमन मुजान के काबू से बाहर आ जाती है, क्योंकि योरिची ने मुजान को इतनी बुरी तरीके से हराया होता है कि वो अब लिटरली अब बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। इसके बाद योरिची उस फीमेल डीमन से कहता है कि मेरी मदद करो मुजान को हराने के लिए। उसके बाद वो लड़की काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, पर इवेंचुअली हाँ कर देती है। उसके बाद योरिची उस डीमन का नाम पूछता है तो वो लड़की उसकी तरफ देखकर कहती है कि मेरा नाम तमायो है और काफी ज्यादा सैड हो जाती है। उसके बाद डीमन स्लेयर कॉर्प्स के कुछ स्वॉर्ड्समैन योरिची को आकर के बताते हैं कि उसका भाई एक डीमन बन चुका है। और उसके बाद योरिची काफी ज्यादा सैड हो जाता है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है कि उसका जो भाई डीमन बना उसकी जिम्मेदारी उसकी है और मुजान उससे बचकर भागा उसकी भी जिम्मेदारी उसी की है। और सारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के जितने भी लोग थे वो सब योरिची के खिलाफ हो गए कि हम लोगों को योरिची को मार देना चाहिए, क्योंकि उसने मुजान किबुत्सुची को जाने दिया और अब उसी का भाई एक डीमन में कन्वर्ट हो चुका है। और उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि ये सारी बात योरिची तांजीरो के एंसेस्टर्स को बता रहा होता है। तो यार बस आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो तुम लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर तुम्हारी कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में तुम कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर ट्राई करूंगा कि एक नई वीडियो तुम लोगों के लिए बना दूं। और इस वीडियो को तुम जितने भी डीमन स्लेयर फैन को जानते हो उनको भी शेयर कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।